खबरें विस्तार से। गैंगस्टर अनिल दुजाना यूपी एसटीएफ के मुठभेड़ के साथ मारा गया है। कुछ दिनों पहले यूपी के टॉप 65 माफियाओं की लिस्ट यूपी सरकार के कार्यालय से जारी की गई थी। इसमें ग्रेटर नोएडा के अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना पिछले काफी समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन कुछ समय पहले वो जमानत पर बाहर आया था। जेल से बाहर आते ही अनिल दुजाना ने जयचंद प्रधान मर्डर केस में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी। इसके बाद उच्च अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए अनिल दुजाना के खिलाफ पिछले 2 सप्ताह में 2 मुकदमे दर्ज किए। दुजाना की गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस की स्पेशल सेल और टीम एसटीएफ टीम लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान 7 टीमों ने 20 से भी ज्यादा स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही थी। अनिल दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में लगभग 50 हत्या, रंगदारी, फिरौती आदि के केस दर्ज हैं। बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। 70 और 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली एनसीआर में खौफ था। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी दुजाना गांव का है अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना। पुलिस रिकॉर्ड में 2022 में गाजियाबाद के कवि नगर थाने में इसके खिलाफ हरबीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहां मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था, जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान बुधवार को हिंसा हुई, जिसकी चपेट में 8 जिले आ गए हैं। अब मणिपुर के हिंसाग्रस्त माहौल को देखते हुए प्रभावित इलाकों में दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए गए हैं। मणिपुर के राज्यपाल ने हिंसाग्रस्त इलाकों में दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने के राज्य सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी। इससे पहले हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। मणिपुर में आसम राइफल्स की 34 और सेना की 9 कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने रैपिड एक्शन फोर्स की भी 5 कंपनियों को मणिपुर भेज दिया है। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 7,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया चुका है। हालात को देखते हुए 8 जिलों इम्फाल वेस्ट, काकचिंग, थौबाल, जिरीबाम, बिशनुपुर, चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तैंगनौपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा पूरे राज्य में अगले 5 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया। हालांकि ब्रॉडबैंड सर्विसेज चालू रहेंगी। During the last around 24 hours, some incident of clashes, vandalisms and arson have been reported in Imphal, Churachandpur, Bishnupur, Kangpokpi and More, etc. Precious lives have been lost, besides damage of property of residents, which is very, very unfortunate. These accidents are a result of prevailing
misunderstanding between two sections of our society. The state government is seized of the developments. शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की गोवा में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा पहुंचे। 12 साल बाद पाकिस्तान से कोई विदेश मंत्री भारत का दौरा कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग भी गोवा में मौजूद हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सरगेई लावरोव की बैठक हुई। द्विपक्षीय संबंधों पर इस मौके पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग के बीच गोवा में शंघाई सहयोग सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें भारत, चीन, LAC और सीमा मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल दोनों नेताओं के बीच पिछले 2 महीने में ये दूसरी द्विपक्षीय बायलैटरल मुलाकात है, बैठक है। चीनी विदेश मंत्री मार्च में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे। इस दौरान एस जयशंकर ने किंग गैंग से कहा था कि पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी सीमा विवाद के कारण भारत चीन के संबंधों की स्थिति असामान्य है। जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण झड़प के बाद भारत और चीन के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री किंग गैंग के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई। हमारा ध्यान बाकी के मुद्दों को हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसके साथ ही हमने SCO, G20 और ब्रिक्स पर भी चर्चा की। आगे बढ़ेंगे। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने कास्ट सेंसस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए। इसी के साथ हाई कोर्ट ने अब तक जुटाए गए डेटा को सुरक्षित रखने का भी निर्देश राज्य सरकार को दिया है। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने कास्ट सर्वे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने जातीय गणना पर अब तक जुटाए सभी आंकड़ों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि डेटा लीक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील पर सहमति जताते हुए राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा, सर्वे के नाम पर सरकार सेंसस कर रही है। केंद्र के अधिकारों में राज्य सरकार दखल दे रही है। बच्चे की जाति पिता की जाति से तय हो रही है, मां से बच्चे की जाति तय नहीं हो रही, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है। बिहार सरकार बगैर कोई स्टैट्यूट बनाए हुए, रूल बनाए हुए, रेगुलेशन बनाए हुए जो कर रही है वो असंवैधानिक था। और इस बातों को प्राइमा फेसी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने महसूस किया, तभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि जो कास्ट बेस्ड सर्वे का प्रोसीडिंग है उसको रोक लगाई। कास्ट सर्वे से जुड़ी जिस याचिका की दलील पर आंतरिक रोक हाईकोर्ट ने लगाई, उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को जाति गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। कास्ट सर्वे पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए टैक्स के पैसों की बर्बादी है। सरकार के पास सभी डेटा मौजूद है, स्कूली बच्चों की जाति और धर्म पता है। APL, BPL की लिस्ट भी सरकार के पास मौजूद है। इन्हीं दलीलों पर हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए कास्ट सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला किया। हाईकोर्ट का फैसला सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें 3 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में हो रही जातीय गणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बिहार में जाति आधारित गणना पर बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने कास्ट सेंसस पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है। तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक आदेश है। इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी निकाल रहे हैं। हाईकोर्ट की रोक के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। पक्ष रखना चाहिए। न्यायालय ने 3 जुलाई का समय दिया है, अपना पक्ष रखना चाहिए, सही ढंग से पक्ष रखना चाहिए। कैसे स्टोर करेंगे? राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा।
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखा, लेकिन राज्य की सरकार के नॉन सीरियस होने का परिणाम है हाई कोर्ट का यह फैसला। बिहार सरकार पर कोर्ट में ठीक से पक्ष न रखने के बीजेपी के आरोपों पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी तो आज खुशियां मना रही होगी। गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी हमेशा से भाजपा रही है, आज खुशी मना रही होगी, खुशियां मना रहे होंगे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने हाईकोर्ट की रोक को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। आज मुझे कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि सामाजिक न्याय के अवरोधक सिर्फ व्यक्ति नहीं होते हैं, कुछ दल नहीं होते हैं, बल्कि कई दफा संस्थाएं भी इस साइकिल में, इस चक्र में आ जाती हैं। कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाता है। सवाल है कि क्या अब कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमितराज, रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटें। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शेराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत कुमार कांग्रेस को खैरबाद कह अपनी पार्टी में शामिल हो गए। भरत कुमार श्रीनगर मुख्यालय में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। भदरवा फॉरेस्ट डिवीजन में टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएफओ भदरवा चंद्रशेखर ने बताया कि टिम्बर माफिया आशिफ हुसैन 2002 से लकड़ी तस्करी में शामिल था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कश्मीरी माइग्रेंट मासिक नकद राहत में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू में राहत एवं पुनर्वास आयुक्त के सिद्धा के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, अहम बात, मिशन यूथ इज डूइंग सम वंडरफुल वर्क। व्हाट मिशन यूथ जेके इज ऑल अबाउट? मिशन यूथ जो है एक स्पेशल मिशन है जिसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद हेड करते हैं एज चेयरपर्सन, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनाई गई हेडेड बाय कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, ताकि 15 डेज टू 30 डेज में आपकी जो भी एप्लीकेशन है उस पर डिसीजन हो जाए। एक स्कीम है जिसका नाम परवाज है। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं जो यूपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो क्लास 12th के हैं वो नीट JEE का कर सकते हैं। एज पर CMEI डेटा, जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द वर्स्ट हिट एज फार एज अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न। तो मिशन यूथ का आगे का प्लान क्या है? मिशन यूथ का सोल ऑब्जेक्टिव जो है वो दैट्स नॉट रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलोन। हम फोकस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ पे, कि उनका जो टैलेंट सामने लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं थ्रू दिस स्कीम। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए मिशन यूथ को लेकर अहम बात, J&K मिशन यूथ। देखिए शनिवार रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने को लेकर घमासान तेज होता जा रहा है। जहां भाजपा और हिंदू संगठन कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमलावर हैं, वहीं बैन के वादे पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरप्पा मोइली ने राज्य में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के कर्नाटक मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन के वादे से बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी और बजरंग दल सहित दूसरे हिंदूवादी संगठन कांग्रेस पर पूरी तरह हमलावर हैं। मुद्दा भले ही कर्नाटक का है, लेकिन विवाद की आग पूरे देश में चल रही है।
जगह जगह बजरंग दल का प्रदर्शन जारी है और बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हुए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाना तेज कर दिया है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में भी बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। बढ़ते विवाद के बाद कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरियप्पा मोइली ने कहा है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। No. See, we have mentioned. If you read, if one knows English, there is a difference between the cause of action and also the action. It is a cause of action if it is created by BJP or the PFI, they will have to be punished. That's all. That is what they said. Not that we are enacting the law like we said. There is a word like BJP, like PFI. And let them give up this sentence. मोइली ने कहा कि हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के कठोर आदेश के बाद ही कांग्रेस ने घोषणा पत्रों में बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र किया है, लेकिन हमारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। उधर वीरप्पा मोइली के इस बयान के बाद बीजेपी ने कहा कि पश्चाताप करने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। पार्टी ने कांग्रेस को हिंदू और हनुमान विरोध का करार दिया है। देखिए, यही एकता की शक्ति है, यही जो हिंदू सहिष्णु है उसकी शक्ति है। और मैं इतना ही कहूंगा, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस पार्टी के खेत में वैसे भी फसल उगती नहीं है और उगने से पहले ही वो दिखाते हैं कि उनका असली चरित्र हिंदू विरोधी है, उनका असली चरित्र ही भगवान हनुमान विरोधी है। और इसीलिए वो उनके अंदर का जो विष है वो बाहर आ जाता है और उनका असली चरित्र सबके सामने आ गया। आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया था कि पार्टी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें पार्टी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल का नाम लिया था। घोषणा पत्र में बजरंग दल को शामिल करने की पीएम मोदी ने भी तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पहले कांग्रेस ने श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को बंद करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर इलाके में सुबह कोहरे की मोटी चादर हर तरफ दिखाई दी। आमतौर पर इस समय मई महीने में गर्मी तेजी से बढ़ती है, लेकिन 4 मई को दिल्ली में तापमान पिछले 40 साल में सबसे कम 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये 4 मई को अब तक के रिकॉर्ड स्तर का न्यूनतम तापमान है। और दिल्ली एनसीआर इलाके में गुरुवार को सुबह लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो हर तरफ फैले कोहरे ने उन्हें चौंका दिया। आमतौर पर कोहरा दिसंबर जनवरी की सर्दी के सीजन में दिखता है, लेकिन मई महीने में किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार कहते हैं कि इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के ज्यादा सक्रिय होने से मौसम में परिवर्तन दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, खबर हिमाचल प्रदेश से है। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। 2 मई को हुए कुल 34 वार्ड के चुनाव में कांग्रेस ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है। सुबह जब वोटों की गिनती हुई तब से कांग्रेस ने जो बढ़त बनाई वो आखिरी नतीजे तक जारी रहे। कांग्रेस को जीत की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी, जिसे लेकर सीएम ने कहा कि कांग्रेस को मिली ये जीत ऐतिहासिक है, तारीखी है। तभी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने ये जीत हिमाचल में जीत की हैट्रिक के तौर पर इसे देख रही है और बीजेपी के लिए हार की हैट्रिक के तौर पर इसे माना जा रहा है, क्योंकि पहले मंडी लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, फिर विधानसभा में देखा हमने कि कांग्रेस की जीत हुई और अब शिमला नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम सुक्खू और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जनता का आभार जताया। सीएम ने कहा कि सरकार शिमला के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम ने बीजेपी के प्रचार पर भी सवाल खड़े किए।
कॉरपोरेशन का रिजल्ट निकला है, जितने भी पार्षद गण जीत कर आए हैं सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो हमने लोगों को प्रॉमिसेस किए हैं उसको विधिवत तरीके से उस कार्य को करेंगे। जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सभी हमारे महिला वर्ग, आदर के योग्य सभी बुजुर्गों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव को जीतने में जो हमें सहयोग दिया और दिन रात कार्य किया, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले तो मैं शिमला की जनता का, जो शिमला नगर निगम के दायरे में आती है और जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के लोग रहते हैं, जो मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उस शिमला की प्रमुख जनता का धन्यवाद करता हूं कि 10 साल के अंतराल के बाद पहली बार नगर निगम में हमें पुनः काबिज होने का मौका मिला है। आप जानते हैं कि पिछले जब विधानसभा चुनाव होने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह इन चुनावों को टालने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। और उसके बाद हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में अपना बहुमत दिया और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी और हम लोग सभी ने दिन रात मेहनत की और 5 माह में हमने जनता के हित से संबंधित फैसले किए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। अहम बात। मिशन यूथ is doing some wonderful work. What Mission Youth JK is all about? मिशन यूथ जो है एक स्पेशल मिशन है जिसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद हेड करते हैं एज चेयरपर्सन, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनाई गई हेडेड बाय कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, ताकि 15 डेज to 30 डेज में आपकी जो भी एप्लीकेशन है उस पर डिसीजन हो जाए। एक स्कीम है जिसका नाम परवाज है। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, जो UPSC के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो क्लास 12th के हैं वो नीट JEE का कर सकते हैं। As per CMEI data, Jammu Kashmir is one of the worst hit as far as unemployment is concerned. तो मिशन यूथ का आगे का प्लान क्या है? मिशन यूथ का सोल ऑब्जेक्टिव जो है वो दैट्स नॉट रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलोन। हम फोकस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ पे, कि उनका जो टैलेंट सामने लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं थ्रू दिस स्कीम। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए मिशन यूथ को लेकर अहम बात। JNK मिशन यूथ देखिए शनिवार रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी।